जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को, जो कि रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न हमारा पहला है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोएंटजन। एक्सरे की खोज जो है रोएंटजन के द्वारा किया गया था। और एक्सरे एक प्रकार का जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य जो है 0.01 से 10 नैनोमीटर की रेंज के अंदर होती है, जिसकी खोज रोएंटजन के द्वारा किया जाता है, जिनका पूरा नाम जो है अन्वेषक विल्हेल्म कॉनरेड रोएंटजन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न हमारा दूसरा है, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विकिरण, बी चालन, सी संवहन, डी विसरण। तो इसका सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा। सूर्य की किरणें विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, अल्फा किरणें जो है न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण है। न्यूनतम पारगम्य शक्ति से युक्त किरणें अल्फा किरणें होती हैं। ये किरणें जो है अल्फा कणों की बनी होती हैं, जिन पर 2 धनात्मक आवेश होता है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर में विकिरण यानी एक्स किरणें या किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि एक्स किरणों या फिर गामा किरणों के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? तो ऑप्शन ए रोएंटजन, बी क्यूरी, सी रेड, डी रैम। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। रैम में मापा जाता है। मानव शरीर पर एक्स व गामा किरणों का काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। इनसे कोशिकाओं की संरचनात्मक क्षति हो सकती है। मानव शरीर पर विकिरण को कारण जो है क्षति होती है, उसे रैम में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, यह किरणें किस प्रकार की तरंगे होती हैं? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय। एक्स किरणें होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की जो आवश्यकता होती है, लेकिन यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त कुछ तरंगे ऐसी भी होती हैं जिनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तथा ये तरंगे जो है निर्वात में सभी संचरित हो सकते हैं। प्रश्न हमारा अगला है 6, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, रिक्टर पैमाना। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, पद अधिकेंद्र एपिसेंटर का संबंध है तो इनमें से किससे है? ऑप्शन ए दिया है, भूकंप से, बी ज्वालामुखियों से, सी चक्रवातों से, डी भूस्खलनों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद यानी अधिकेंद्र एपिसेंटर का संबंध जो है भूकंप से होता है। जो पृथ्वी की बाह्य परत में अचानक हलचल से उत्पन्न ऊर्जा के परिणाम स्वरूप जो है भूकंप आता है, और गर्भ में भूकंप के उत्पन्न होने के प्रारंभिक बिंदु को जो है फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है। प्रश्न हमारा जो है 8, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि प्रदूषण जो है इसका जो यूनिट है डेसिबल होता है। ध्वनि को जो है डेसिबल में मापते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 9 है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 45 डेसिबल। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार जो है आवासीय क्षेत्रों में सुबह 6 से रात 10 बजे तक शोर की स्वीकार्य सीमा जो है 55 डेसिबल है, जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर की स्वीकार्य सीमा 45 डेसिबल है। तो ऑप्शन हमारा इसका सही ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 10 है, 10 द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति
डॉट डॉट के बराबर हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। ध्वनि की गति द्रव्यांत्रिकी में मैक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति ध्वनि की गति के बराबर हो तो। प्रश्न नंबर 11 है, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ए होगा। 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर जो पराश्रव्य शब्द उस ध्वनि के संदर्भ में उपयोग में लाया जाता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती है। मानव का लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकता है। प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हमारा होगा डी वाला। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य को ध्वनि की कंपन जो है इसका अनुभूति होता है, यानी इसके अंदर जो है आवृत्ति होगी तो मनुष्य को सुनाई देती है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विवर्तन, बी ध्रुवण, सी परावर्तन, डी व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर हमारा होगा जो है बी वाला ध्रुवण। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना जो है नहीं घटित होता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। दृश्य प्रकाश के रूप में तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में दृश्य प्रकाश के रूप में प्रयोग की जाती है। प्रश्न नंबर हमारा 15 है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दाब ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 16 है, खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी होगा। समदाबी प्रक्रिया जो है खुले पाइप से वायु धमन इसका उदाहरण है। खुले पाइप से वायु धमन में समदाबी प्रक्रिया का पालन होता है क्योंकि पाइप के सिरे खुले होने के कारण पाइप की वायु सीधे वायुमंडल के संपर्क में होती है, अतः पाइप में दोनों ओर दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 17 है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर डी होगा, निर्वात से। ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है जिसकी उत्पत्ति कंपायमान वस्तुओं से होती है। निर्वात में ध्वनि का प्रसारण नहीं होता है। ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, तो इनमें से किसमें सबसे तेज यात्रा करती है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ए होगा, स्टील में। स्टील में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। प्रश्न नंबर हमारा 19 है, ध्वनि का त्वरक किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति पर। ध्वनि का त्वरक जो है इसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का त्वरक उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। त्वरक बढ़ाने के साथ ध्वनि पतली होती जाती है और मोटी ध्वनियाँ नीचे या कम त्वरक की होती हैं। प्रश्न नंबर 20 है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन ए दिया है, धारा का ध्वनि में रूपांतरण। बी ध्वनि का धारा में रूपांतरण। सी ध्वनि का परावर्तन। डी प्रकाश का परावर्तन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा सी होगा, ध्वनि का परावर्तन। स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सक यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। रोगों के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परिवर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। प्रश्न नंबर 21 है, किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, कैथोड किरण दोलनदर्शी यानी ऑसिलोस्कोप के द्वारा जो है किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किया जा सकता है।
प्रश्न नंबर 22 है, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हमारा सी होगा, उसका वेग एक समान हो सकता है। प्रश्न नंबर 23 है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आयन मंडल रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। आयन मंडल रेडियो तरंगों के संचरण के प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। मुख्यतः 100 से 400 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल जो है आयन मंडल कहलाता है। रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न व टेलीफोन में किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वह, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, कंपन करता हो। एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वह कंपन करता हो। प्रश्न नंबर 25 है, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चुंबकीय तरंग। एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या चुंबकीय अनुनाद चित्रण। इस चिकित्सा विधि में मरीज को एमआरआई मशीन के भीतर प्रवेश कराया जाता है और चुंबकीय किरणों द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, सभी तरंग दैर्घ्य को, यानी केवल निम्न तरंग दैर्घ्य, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य, केवल उच्च तरंग दैर्घ्य नहीं, बल्कि सभी तरंग दैर्घ्य को जो है ब्लैक बॉडी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। प्रश्न नंबर 27 है, त्वरण का मात्रक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। प्रश्न नंबर हमारा 28 है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, जड़त्व की। न्यूटन का पहला गति नियम जो है संकल्पना जड़त्व की देता है। प्रश्न नंबर 29 है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है। इनमें से क्या कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि न्यूटन के पहले नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का द्वितीय नियम, डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, न्यूटन के तृतीय नियम पर जो है रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है। इस नियम के अनुसार जो है प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाले जेट विमान, अंतरिक्षयान एवं प्रक्षेपास्त्र विभिन्न प्रकार के रॉकेट के उदाहरण हैं। तो आज के जितने महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न थे जो कि रेलवे की परीक्षा में कई बार पूछे गए थे, उसे हमने करा दिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।